नमस्कार। ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित श्रृंखला सच का सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, हाल के समय में काफी चर्चा होती रही है सावरकर के बारे में, उनके माफीनामों के बारे में, उनसे संबंधित बहुत सारी जानकारियां मीडिया में आई। लेकिन जो वाद विवाद हुआ उससे बहुत कुछ चीजें साफ नहीं हुई, एक धुंधलका बना हुआ है। हम इस धुंधलके को थोड़ा साफ करना चाहते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि सावरकर की शख्सियत कैसी थी, उन्होंने जो कुछ किया उसे किस नजरिए से देखा जाए, उनके माफीनामे क्या कहते हैं, फिर गांधी की हत्या में उनकी क्या भूमिका थी और पूरे आजादी के आंदोलन में उन्होंने क्या कुछ किया, क्या योगदान दिया और क्या योगदान नहीं दिया या उसके खिलाफ काम किया। तो इन तमाम चीजों को हम एक श्रृंखला में पिरो रहे हैं और उस श्रृंखला की शुरुआत आज से कर रहे हैं। हम सबसे पहले उनके व्यक्तित्व पर नजर डालेंगे, उनके शुरुआती जीवन पर नजर डालेंगे कि उन्होंने क्या किया और किस तरह से उन पर आरोप लगे और वो उनकी गिरफ्तारी हुई। तो आज के इस पहली कड़ी में इस श्रृंखला की आपका एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं। और अब चूंकि हमारे साथ जुड़ चुके हैं सामाजिक कार्यकर्ता और इतिहास के जानकार प्रोफेसर राम पुनियानी, तो उन्हीं से सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। प्रोफेसर पुनियानी, हालांकि आप लंबे अरसे से सावरकर पर काम कर रहे हैं, लेकिन इस श्रृंखला के लिए, एक लंबी श्रृंखला के लिए आपको अतिरिक्त समय और श्रम खर्च करना पड़ रहा है। तो ये बताएं कि ये जो कवायद आपको करनी पड़ रही है, उसका उद्देश्य, उसकी सार्थकता को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, पहले तो मैं देखता हूँ कि सार्थकता इसकी इसलिए है क्योंकि आज देश में दो प्रकार के राष्ट्रवाद की अवधारणाएं चल रही हैं। और जो एक संकीर्ण राष्ट्रवाद है वो ज्यादा हावी होता जा रहा है, और उसी के चलते कुछ ऐसे प्रतीकों को सामने लाया जा रहा है जो संकीर्ण राष्ट्रवाद को बढ़ावा देते हैं। और तो उसमें हमें कुछ चीजों को समझने की जरूरत है, क्योंकि अभी पिछले कुछ महीनों से, साल से सावरकर पर किताबों का एक अंबार सा लग गया है। एक के बाद एक नई किताब सावरकर पे आ रही है। और उसी के साथ साथ फिर ऐसा हुआ कि एक किताब जो थी उसमें उनके माफीनामे भी संकलित हैं। तो वहां से फिर बात चालू हुई। वो माफीनामों का जस्टिफिकेशन देने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहा कि उन्होंने तो माफीनामे गांधी के आग्रह पर लिखे। तो ये सब चीजें जो हैं उसको हम अगर सिलसिलेवार तरीके से समझे तो ज्यादा अच्छा होगा कि आज किस प्रकार से कोई लोग झूठ बोल रहे हैं। और दूसरी ये भी बात है कि सावरकर का जीवन एक स्ट्रेट लाइन नहीं है। उनके जीवन में कई बदलाव आए। जैसे मैं शुरुआत में कहना चाहूंगा कि अपने जीवन के शुरुआती पीरियड में वो निश्चित रूप से क्रांतिकारी थे। अंडमान की जेल में जाने के पहले वो क्रांतिकारी थे, ब्रिटिश विरोधी क्रांतिकारी थे। और भारत के जो दूसरे क्रांतिकारी आंदोलन थे उसमें भी उनके साथ भी उनका जुड़ाव था। तो अगर सिलसिलेवार से देखें तो उनमें दो तीन चीजें हमको देखने को मिलती हैं। पहली बात तो ये देखने को मिलती है कि उन्होंने, जैसे 1883 में उनका जन्म हुआ, और उनके जवानी की अवस्था में ही वो राजनीति से काफी प्रेरित थे। इन मुद्दों को उन्होंने अपने हाथ में लिया। और इसी के साथ साथ दो दो स्ट्रीम्स दिखती हैं। एक तो मुस्लिम विरोध, जो अपने उस समय कई सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे और उनको जिस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है, मुस्लिम विरोधी एक पुट उनके बीच में आ गया था। इसी के चलते उन्होंने अपने गांव में नवयुवकों को लेकर एक मस्जिद पर भी हमला किया था। अच्छा, दूसरी बात यह है कि उनकी जो पर्सनैलिटी की आपने बात कही, तो निश्चित रूप से वो अपने आप को एक नेता के रूप में देखते थे। और उनका जो उन्होंने उसी समय एक ग्रुप बनाया, मित्र मेला, मित्र मेला नाम का ग्रुप बनाया, जिसका उद्देश्य क्रांतिकारी काम करना था। इसके बारे में कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनका जो पहले का योगदान है उसको हमें स्वीकार करना चाहिए। और जो दूसरा, उसके बाद के जीवन के दूसरे पार्ट में उन्होंने जो आजादी के आंदोलन से दूर रहे, उसको एक अलग तरीके से देखना चाहिए। तो खैर, मित्र मेला बना और उसका विस्तार हुआ। उसी के चलते उन्होंने वहां, यहाँ एक और खास बात है, भारत में उस समय क्रांतिकारी आंदोलन भी चल रहा था। और जैसा हम जानते हैं, खास तौर से बंगाल में अनुशीलन समिति थी। तो ये भी जी। प्रभावित थे अनुशीलन समिति के साथ।
और उसी के साथ साथ एक और बात विशेष जो है कि ज्यादातर क्रांतिकारियों को अगर आप देखें तो वो उस समय समाजवाद, मार्क्सवाद से प्रभावित थे, क्योंकि अनुशीलन समिति ने भी बाद में समाजवाद का उद्देश्य रखा। भगत सिंह को तो हम जानते हैं, उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट आर्मी को हिंदुस्तान सोशलिस्ट सॉरी हिंदुस्तान सोशलिस्ट हिंदुस्तान जो उनका एसोसिएशन था, हम्म, उनको उन्होंने सोशलिस्ट शब्द भी सो- ऐड कर दिया था। तो उसके अलग सावरकर जो प्रभावित थे वो मैजिनी से, गेसिपो मैजिनी से प्रभावित थे। और ये एक हम्म, इटालियन विचारक थे जिन्होंने फाशीवादी विचारों की शुरुआत या नींव इटली में रखी। अब ये एक महत्वपूर्ण बात है। खैर, जी, पर उसके बावजूद भी इन्होंने जो अभिनव भारत जैसे आ, इटली में था, मॉडर्न इटली, उसी की तर्ज पर इन्होंने अभिनव भारत बनाया। और अभिनव भारत को उन्होंने अनुशीलन समिति के साथ जोड़ने की कोशिश की। तो ये एक, इनमें एक क्रांतिकारी तत्व निश्चित रूप से था, इसे हमें जी। डिनाय नहीं कर सकती है। पर खैर, हाँ, अभी बल्कि इन्हीं। इस विद्रोही तत्व को हम उनके चरित्र में देख सकते हैं कि वो चित्पावन ब्राह्मण थे, लेकिन जी। उन्होंने मांस भक्षण भी किया। वो जी। नास्तिक थे। तो एक चित्पावन ब्राह्मण का इस तरह के संस्कारों से विरोध करके, विद्रोह करके, इस तरह की जी। चीजों को अपनाना भी अपने आप में एक विद्रोह या क्रांतिकारी तत्व का होना बताता है। जी, तो वो एक अपने विचारों वाले व्यक्ति थे। तो आपने जो बात कही, इसी में मैं थोड़ा जोड़ दूं कि यहाँ उनकी जो, पहले हम यात्रा देख लें, फिर मैं उनके साथ ही साथ इस बताऊंगा कि उन्होंने जैसे उस समय तिलक ने एक शुरुआत की थी हिंदुओं को जोड़ने की, गणेशोत्सव के माध्यम से। तो इन्होंने भी गणेशोत्सव को मनाने की परंपरा को आगे विकसित किया। और बाद में जब ये फर्ग्यूसन कॉलेज में इनको एडमिशन मिली पुणे में, तो ये इन गतिविधियों से जुड़े रहे। और ये गतिविधियों में निश्चित रूप से, जैसे मैंने बताया, अभिनव भारत और अनुशीलन समिति से उसका जुड़ाव ये चलता रहा। अब इसी के चलते फर्ग्यूसन कॉलेज से उनको निष्कासित किया गया। तो उसके समय देश में काफी हो हल्ला हुआ कि इन्हें क्यों निष्कासित किया गया है। इनके समर्थन में लोगों ने बहुत बातें कही। और लोकमान्य तिलक की मदद से इन्हें श्यामजी कृष्ण वर्मा की स्कॉलरशिप मिली। जो श्यामजी कृष्ण वर्मा को हम जानते हैं, वो भी एक वामपंथी थे जो लंदन जी, में रहते थे। और उन्होंने वहाँ इंडिया हाउस नाम का जगह बनाई थी, जिसमें भारत से आए हुए विद्यार्थी रहते थे और भारत की आज़ादी के बारे में वो वहाँ चर्चा करते थे। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा की स्कॉलरशिप पर ये 1906 में लंदन गए। और लंदन में जाने के बाद उनके क्रांतिकारी तत्वों पर आने के पहले मैं दो बातें लिखा दूं। उन्होंने पहले तो जो 1857 की जो का विद्रोह, जिसको अभी तक विद्रोह कहा जाता था, उसको उन्होंने री इंटरप्रेट किया। उन्होंने उसको फिर से समझने की कोशिश की। और उन्होंने कहा कि ये भारत की आजादी का पहला स्वतंत्रता संग्राम था। ये एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य उन्होंने किया, जिससे प्रेरणा लेकर कई लोगों ने अपने ब्रिटिश विरोधी विचारों को सामने रखा। इसमें उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता की भी बात कही। अब कोई व्यक्ति एक स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता। उनमें एक तरफ बिल्कुल। मुस्लिम विरोध, दूसरी तरफ से एक किताब में वो देख रहे हैं कि हिंदू और मुस्लिम मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे हैं। इस बात को भी उन्होंने इस किताब में एक जगह दी। दूसरा उन्होंने जो किया वो था गिसिपो मैजिनी, उनकी ऑटोबायोग्राफी को मराठी में अनुवाद करना। अब ये दोनों चीजें अंग्रेज सरकार के लिए बहुत तकलीफ देने वाली थी। एक तो 1857 का इस प्रकार से इंटरप्रिटेशन, तो दोनों चीजों को उन्होंने क्रांतिकारी माना और इन किताबों को उन्होंने बैन कर दिया। इन किताबों को आसानी से उपलब्ध करना मुश्किल था। तो बहुत एक लंबे रूट से वो आई। और एक जैसे उनकी किताब को पहले 1936 में, जब 1937 में कांग्रेस सरकारें बनी, तो उन्होंने कुछ बंधन हटाए। 1946 में कुछ बंधन हटाए, बाद में इनकी किताबें उपलब्ध हो गई। तो ये उनका एक ट्रैक है। दूसरे ट्रैक में वो लंदन में जाकर इंडिया हाउस में रहते थे, जहाँ बाकी लोग भारतीय मूल के भी रहते थे। और वहाँ मैडम भिकाजी कामा, उन्होंने एक जी, फ्री या सोसाइटी बनाई थी जो हर रविवार को मिलती थी। तो ये उसमें भी जाते थे।
तीसरा, उन्होंने खुद होकर, ये उनका खुद का इनिशिएटिव था, उन्होंने खुद होकर इनिशिएटिव लेकर अभिनव भारत की स्थापना वहां भी की। और ये अभिनव भारत की जो उन्होंने स्थापना की, इसी के प्रभाव में मदन लाल धींगरा इनसे बहुत प्रभावित हुए। और उन्होंने वाइली, जो इंडिया इंडिया सेक्रेटरी के जो सहायक थे, कर्जन वाइली, उनकी हत्या की। और यहीं से उन्होंने उनके अभिनव भारत ग्रुप ने एक रशियन क्रांतिकारी से संपर्क किया जो पेरिस में था, जिसके पास बॉम्ब बनाने का मैनुअल था। तो ये बॉम्ब को के मैनुअल वो रशियन में था, इसको उन्होंने जी अनुवाद कराया और इसको उन्होंने अपने भाई के पास, बाबा राव सावरकर भारत में थे, उनके पास भेजा। तो एक ये हो गया। दूसरा, उन्होंने एक पिस्टल एक कुरियर के व्यक्ति के माध्यम से भारत भेजी, जिस पिस्टल का इस्तेमाल कानेरे नाम के नवयुवक ने जैक्सन की हत्या की। तो अब ब्रिटिश जो सरकार थी इनकी गतिविधियों को जी देख रही है। एक तरफ ये किताबें लिख रहे हैं जो उन्हें मंजूर नहीं है, दूसरी तरफ से वो बॉम्ब बनाने का मैनुअल यहाँ भेज रहे हैं, तीसरा उन्होंने एक पिस्टल भी भेजा, चौथा मदन लाल धिंगरा ने जो वायली की हत्या की, उसमें मदन लाल धिंगरा के डिफेंस का जो स्टेटमेंट था वो भी इनका लिखा हुआ था, उसको उन्होंने अखबारों में जगह भी दिलवाई। तो खैर, मदन लाल धिंगरा को फांसी की सजा हुई, पर ब्रिटिश सरकार की नजर इन पर थी। तो ज्यादा उनको ब्रेक थ्रू कब मिला, जब वो व्यक्ति जो उनकी पिस्टल लेकर भारत आया था, जिसके कारण जैक्सन की हत्या हुई, वो व्यक्ति सरकार का गवाह, अभी मैं सरकार शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, पर वहां किंग जी किंग कहते राजा के नाम पे वहां जी सरकार चलती है, भले जो भी हो। तो किंग वो उसका मुखबिर बन गया और वो उनका गवाह बन गया। उसके बाद सावरकर पर यह आरोप लगा कि आपने एक पिस्टल को भेजा है जिससे हत्या की गई। अब यहाँ ब्रिटिश सरकार के सामने एक डायलेमा था कि केवल इसी चार्ज पर हम इस पे मुकदमा यहाँ लंदन में चलाएंगे तो यहाँ के जो कानून है वो तो उदार है, तो इनको तो जल्दी छुटकारा मिल जाएगा। तो उन्होंने कहा ये भारत का है तो हम भारत में इस पर केस चलाएंगे। तो यहाँ जी वो घटना होती। जी जी, यहाँ आप। पर दो तीन चीजें छूट रही हैं, मैं चाहता हूँ उस पर भी आप बोलें। एक तो इंडिया हाउस में गांधी जी ने इनसे मुलाकात की थी। जी, वो अकेली मुलाकात है सावरकर के साथ उनकी। और सावरकर से मिलने जब वो गए तो उन्होंने वो झींगा मछली बना रहे थे और उन्होंने उनको ऑफर की कि झींगा नहीं खाएंगे क्या। और उससे उन्होंने पुरुषवाद को, मर्दानगी को भी जोड़कर रखा कि भारत की लड़ाई कैसे लड़ेंगे आप अगर ये सब नहीं खाएंगे तो। एक ये बड़ा महत्वपूर्ण किस्सा है। इसमें मैं एक ही जी जोड़ दूं। महात्मा गांधी उस समय साउथ अफ्रीका में भारतीयों के अधिकार के लिए लड़ रहे थे और वो लंदन आए हुए थे। वहां जो सत्याग्रह वो शुरू करने वाले थे, उसके संबंध में लंदन से मदद जुटाने के लिए आए थे और उसी के चलते वो सावरकर से मिलना चाहते थे। तो सावरकर ने, आपने जो बताया कि रात के डिनर के लिए गए तो झींगे तल रहे थे, गांधी जी ने कहा मैं तो वेजिटेरियन हूँ, क्योंकि उन्होंने तो बहुत सारे कारणों से वेजिटेरियनिज्म को स्वीकार किया हुआ था, अपनी माँ को भी वचन दिया हुआ था। तो वो रात को गांधी जी वहां से भूखे पेट आए। तो एक लेखक बड़ा रोचक इसमें बात कहते हैं कि यहाँ से दोनों के अलग रास्ते दिख गए। केवल ये वेजिटेरियनिज्म नॉन वेजिटेरियनिज्म का सवाल नहीं था। गांधी का हम्म, रास्ता, वो सत्याग्रह की बात कर रहे हैं। सावरकर ये क्रांति की बात कर रहे हैं। क्रांति मतलब हथियारों की, अब क्रांति की भी एक बहुत सीमित परिभाषा थी। जी हथियारों के उपयोग के माध्यम से सशस्त्र क्रांति। सरकार, जी या सशस्त्र क्रांति जी की ये बात कर रहे थे। तो खैर, अब जब इनको भारत ले जा रहे थे शिप में, तो जब शिप फ्रांस के मार्सेल्स के पास आया, जो बंदरगाह वहां डॉक होने वाला था, तो वहां के बाथरूम के पोर्ट होल से ये इन्होंने बाहर छलांग मारी और कुछ दूरी तय करके ये फ्रांस की जमीन पर आ गए। तो एक वकील थे। अब यहाँ एक बात और भी ऐड कर दूं कि इन्होंने जो वकालत बैरिस्ट्री की, इनका ये महत्वपूर्ण पॉइंट है कि उन्होंने वकालत की ये की, पर बैरिस्टर की डिग्री लेने के पहले उस समय आप ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति वफादार रहेंगे, ये शपथ लेना पड़ता था। तो अपने जी जिंदगी के इस फेज में उन्होंने ये शपथ लेने से इनकार कर दिया और उनको बैरिस्टर की डिग्री नहीं मिली। एक। दूसरा, अब उन्हें यह भी पता था कि मैं फ्रांस की धरती पे पैर रखूंगा
तो ब्रिटेन का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। पर खैर वहां से दादागिरी से जो इन्होंने फ्रांस की धरती पर करीब 300-400 मीटर दौड़ के गए, जो इनके साथ वाले पुलिस ऑफिसर्स थे उन्होंने इनको पकड़ा, और जो फ्रेंच फ्रेंच अधिकारी थे उनको समझा नहीं है क्या बात चल रही है, तो उन्होंने इनको शिप पर आने दिया। कानूनी तौर पर वो उस समय स्वतंत्र थे। तो ये मामला जी हेग में भी गया, हेग की अंतरराष्ट्रीय इसमें गया। पर उसके पहले ही ब्रिटिश उनको भारत ले आए, और भारत की अदालतों ने उनको 2 लाइफ टर्म्स, एक तो जो इधर मदनलाल धिंगरा से एसोसिएशन, और दूसरा पिस्टल का भेजना, तो 2 लाइफ टर्म्स दिए और उनको अंडमान की जेल में भेजा। तो निश्चित रूप जी से हम इस बात को डिनाय करना गलत होगा कि वो अपने जीवन के पहले भाग में वीर नहीं थे। निश्चित रूप से जीवन के पहले भाग जी में 1910 तक जी वो वीर थे, और उन्होंने ये काम किए थे जी। जी। इस वीरता पे दो दो बढ़ा चढ़ा कर भी कुछ बताया जाता है। एक तो प्रश्न चिन्ह ये लगता है कि मदन लाल धिंगड़ा को उन्होंने उकसाया हत्या के लिए, उनको तैयार किया, लेकिन जिम्मेदारी लेने से खुद बच गए। उन्होंने उसको सूली पे चढ़वा दिया, उसके फांसी पे चढ़वा दिया, खुद जिम्मेदारी नहीं ली। और यही आरोप बाद में तब लगता है जब गोडसे को वो तैयार करते हैं गांधी की हत्या के लिए, जो कि कहा जाता है। और उसके बाद गोडसे को भी वो स्वीकार नहीं करते, गोडसे से भी खुद को अलग कर लेते हैं। तो एक ये जिसे वीरता कहा जाता है, उसे वो उसका दूसरा पक्ष कायरता का भी है। और दूसरी बात यह है कि जो फ्रांस के तट पर वो छलांग लगा, ये नीचे पोर्ट होल से निकल कर गए थे, अक्सर उसको ये बताया जाता कि समुद्र पार करके गए थे। यानी बहुत लंबी चौड़ी तैराकी की थी उन्होंने, और उसके बाद गए थे। तो ऐसा नहीं था, थोड़ा तट पर थे, वहां से कूदकर वो बाहर निकले और 300-400 मीटर ही दौड़ लगा पाए थे, तब तक उनको पकड़ लिया गया था। जी 300-400 मीटर भी नहीं थी ये, उससे भी कम थी, बहुत कम था। जी यानी तो जो जो शिप था वो तो डॉक करने ही वाला था, तो कुछ मीटर्स का ही फर्क रहा होगा। तो आपकी बात सही है। ये उनके एक चरित्र का भाग था कि जैसे मदन लाल धिंगरा उससे उनसे उसको इंस्पायर करते हैं, गोडसे को इंस्पायर करते हैं। इससे गोडसे कई बार बाद में दुखी भी होते हैं कि जिनके आशीर्वाद से मैंने काम किया उन्होंने मेरे से पूरा पल्ला झाड़ लिया। और इतने दिनों जब वो, हम इसके बारे में बाद में भी बात करेंगे, अदालत में जब मुकदमा चला तो उन्होंने गोडसे को एक बार भी नहीं देखा और उसको पहचानने से भी इनकार कर दिया। तो ये गोडसे के लिए एक निजी तौर से हार्ट ब्रेकिंग इवेंट जो था वो था। तो खैर, जी अब ये दो कारणों से उनको जो फांसी की सजा दी, उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया, उसका एक मूल्यांकन इस बैलेंस तरीके से करना चाहिए कि निश्चित रूप से उन्होंने अभिनव भारत बनाया, उनका उद्देश्य उस समय सशस्त्र क्रांति के लिए साथ में देना। पर एक तीसरी बात मैं जो जोड़ना चाहता हूं वो ये कि भारत के ज्यादातर सशस्त्र क्रांतिकारी ये वामपंथी विचारों से आए थे। इवन जो अनुशीलन समिति थी, बाद में जाके इसने भी सोशलिज्म को स्वीकार कर लिया। सावरकर एक ऐसे व्यक्ति थे जो शुरू से मैजिनी के विचारों से प्रभावित थे। मैजिनी जो फाशीवाद का जनक था और फाशीवाद का विचारक था, उसके विचारों से प्रभावित थे। और आगे ये भी देखने को मिलेगा कि इनके जो दूसरे सहायक या दोस्त या सहयात्री डॉक्टर मुंजे थे, जिसके बारे में हमने बात की, वो भी जाके मुसोलिनी से मिले, वो भी उससे प्रभावित हुए। तो ये सशस्त्र क्रांति के प्रवाह में भी मैं दो प्रकार के लोगों को देख सकता हूँ। एक प्रकार के लोग जो ज्यादा फाशीवादी विचारों से प्रभावित है, दूसरे प्रकार के लोग जो समाजवादी विचारों से प्रभावित है। ये बात मेरे ख्याल से हमें थोड़ी सी रेखांकित करना चाहिए। और तीसरा, वो उनके चरित्र, आपने जैसे कहा कि वो नॉन वेजिटेरियन थे, उसके साथ मैं और भी बात जोड़ना चाहूंगा कि एक लेवल पे वो धर्म का उतने धार्मिक व्यक्ति नहीं थे। वैभव पुरंदरे तो अपनी किताब में लिखते हैं कि वो बाद में जाकर पूरे नास्तिक हो गए। तो ये विडंबना देखिए कि ये धार्मिक नहीं थे उतने, पर जो उनका राष्ट्रवाद था वो हिंदू राष्ट्रवाद था। दूसरी तरफ जिन्ना को देखिए, जिन्ना भी धार्मिक नहीं थे, पर जिन्ना भी मुस्लिम राष्ट्रवाद के पिता थे। तो यहाँ एक कंट्रास्ट दिखता है कि धर्म के नाम का राष्ट्रवाद, धर्म उसके लोग धर्म को माने ना माने
उसको प्रैक्टिस करें ना करें, पर उसके आवरण में राजनीति करते हैं, उसके नाम पर राष्ट्रवाद चलाते हैं। और दूसरी तरफ मैं यही एक आपको उदाहरण दे दूं कि महात्मा गांधी अपने आप को सनातनी हिंदू कहते थे, पर उन्होंने धर्म के नाम की राजनीति नहीं की। मौलाना अबुल कलाम आजाद मौलाना थे, इस कुरान का उन्होंने तर्जुमा किया, पर उन्होंने भी इस्लाम के नाम पे मुस्लिम लीग का ना साथ दिया, न पाकिस्तान की मांग का समर्थन किया। तो ये यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है कि सावरकर अपनी। और तीसरी बात, और जो आजकल बहुत चलता है, गाय के नाम पर, बीफ के नाम पर लिंचिंग, सावरकर ने उसका भी विरोध किया। उन्होंने कहा गाय तो एक उपयोगी पशु है, और जैसा हमने एक एपिसोड किया है कि राष्ट्रीय आंदोलन में भी गाय के नाम पर राजनीति हुई थी, सावरकर उसके भी विरोध में थे। तो हम किसी व्यक्ति को पूरे एक एक रंग में नहीं पेंट कर सकते, उसके बहुत बहुत सारे सारे शेड्स हैं उनके चरित्र बहुत के। जी सारे, जी। और इस अब पहलू। मैं जी, अब मैं ये आपसे चाहूंगा कि ये जो दो बड़े चार्जेस लगे थे उन पर, जी। जिसकी वजह से उनको दो आजीवन कारावास की सजाएं हुई, ये पूरा मामला क्या था और कैसे चला और कैसे सजा हुई, फिर उनको कैसे डिपोर्ट किया गया काला पानी के लिए अंडमान निकोबार? देखिए, इन दोनों में जो चार्ज ये था कि आप ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ बगावत कर रहे हैं, दोनों का चार्ज एक ही था। और ये बगावत क्योंकि सशस्त्र थी। अब ये अपनी तुलना करते हैं दूसरे उन आजादी के आंदोलन के नेताओं से जिन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन किया, जैसे नेहरू हो गए, गांधी हो गए, पटेल हो गए, जिनको जेल की सजाएं तो हुई पर इतनी कड़क सजा नहीं हुई। तो इनको इतनी कड़क सजा होने का कारण क्या था? एक तो शस्त्र का इस्तेमाल करना या करवाना, और दूसरा ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ एक सशस्त्र अभी क्रांति के लिए उकसाना। आजकल फिर से जब से ये बात चली है, अब नेहरू के ऊपर उंगली उठाना चालू हो गई कि भाई उनकी जेल तो एक 5 स्टार लग्जरी थी, जेल में बैठ के वो किताबें लिख रहे थे। तो ये जानबूझ के ये सावरकर पर जो इतना गहरा दाग है उसको हटाने के लिए हमारा ध्यान उधर भी ले जाना चाहते हैं। पर फर्क ये था कि जो आजादी के आंदोलन के नेता थे वो अहिंसा के रास्ते पर चल रहे थे, इसलिए उनकी जो सजाएं भी हुई थी वो सजाएं उतनी जैसे काले पानी टाइप नहीं थी। जबकि सावरकर का रास्ता हिंसा के लिए प्रोत्साहन करना, हिंसा के लिए मदद करना, हिंसा के लिए पिस्टल प्रोवाइड करना, बॉम्ब के मैनुअल को अनुवादित करके भेजना। तो ये हिंसक मार्ग के कारण उनपे चार्जेस लगे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ द्रोह के, और इसके लिए उन्हें काला पानी की सजा हुई। तो कुल मिलाकर इसमें एक चीज और मैं जोड़ना चाहता हूँ कि वो जाति व्यवस्था के भी खिलाफ थे। उन्होंने जी। वर्ण व्यवस्था को भी नकारा था। एक जी। ब्राह्मणवादी ब्राह्मण होते हुए भी, चित्पावन ब्राह्मण होते हुए भी, वो वर्ण व्यवस्था की भी मुखालफत कर रहे थे और उसको हिंदू धर्म की कमजोरी मानते थे। जी, ये मैं सोच रहा था हम अगले किसी एपिसोड में, जब वो, क्योंकि ये तो 1910 तक का हिंदुत्व की पीरियड बात करते हैं जी। है। 1910 के बाद हम बात करेंगे जेल में उनका टर्म कैसा था। उसके बाद जी तीसरे में हम बात करेंगे उन्होंने हिंदुत्व की विचारधारा रखी, और उसी के साथ रत्नागिरी में पतित पावन मंदिर की स्थापना की, जिसमें उन्होंने सभी वर्ण के लोगों के आने के लिए उसको खुला रखा। और आपकी बात बिल्कुल सच है कि वो इस प्रकार की जाति व्यवस्था जो दूसरे लोगों को मंदिरों में नहीं आने देती, छुआछूत में विश्वास रखती है, उसके पूरे खिलाफ थे ये। पर मेरे ख्याल से हम इसको थोड़ा सा विस्तार में अगले एपिसोड्स में देख सकते हैं। जी। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि सावरकर क्रांतिकारी तो थे अपने पहले दौर में, जो 1910 तक उनका दौर चलता है, लेकिन वो उनमें हिंदूवादी वो धारणाएं प्रबल थीं। वो फासिज्म के भी समर्थक थे और उसी तरह के समाज व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था के हामी थे। ठीक है कि वो नास्तिक थे, मांसाहारी थे, गाय को पूजने की बात नहीं मानते थे, लेकिन उनके मन में मुसलमानों के प्रति घृणा जरूर थी और वो पहले मस्जिद पर हमले के जरिए भी उनकी जाहिर होती है। तो ये कुल मिलाकर उनका चरित्र ये निकलता है। और जो मदन लाल धिंगड़ा का जो एपिसोड है वो ये भी बताता है कि वो जिम्मेदारी लेने से भागते भी थे। और भले ही उन्होंने बहुत सारी चीजें की हों,
लेकिन ये उनकी कमजोरियां भी दिखाती हैं। तो और कुछ इनके रंग को कुछ आप अंडरलाइन करना चाहेंगे? नहीं, इनका एक खासियत ये थी कि ये लिखने में बहुत अच्छे थे। कविताएं, साहित्य और दूसरी चीजें इन्होंने अच्छी लिखी हैं, उसमें कोई शक नहीं है। पर आपने जो उसको अंडरलाइन किया है, उनका चरित्र, कि वो अपने फॉलोअर्स से काम करवाते थे और खुद उसको डिसोन करते थे। मतलब कायरता और वीर में यही फर्क है। वीर जैसे जी। महात्मा गांधी कदम चला तो उन्होंने कहा, हाँ मैंने किया है अपराध, आप मुझे सजा दीजिए। अब इनका इनका भागने का तरीका, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो भगत यहाँ सिंह भगत सिंह कह भगत रहे हैं कि मैं तो माफी नहीं मांगूंगा। जी। बात भगत सिंह तो खैर जी। ये ने शुरू में उनको सशस्त्र इसके लिए पकड़ा गया था। अब महात्मा गांधी जो शुरुआत से अहिंसा के रास्ते पर रहे, उन पर भी जब मुकदमे हुए तो उन्होंने कहा, हाँ मैंने ये अपराध किया है और मैं अपराध फिर से करूंगा। तो वीरता और कायरता में फर्क यहाँ है। फर्क ये जी। नहीं है कि आप बंदूक चलाने की बात करते हैं या नमक सत्याग्रह की बात करते हैं। फर्क ये है कि आप अपने काम के लिए खुद को जिम्मेदार मानते हैं और छाती फुलाकर, अब कितने इंच की है वो बात अलग है, छाती जी। फुलाकर कहते हैं मैं काम करूंगा और ये मेरा राजनीतिक उद्देश्य है जिसके लिए मैंने ये काम किया। जी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर पुनियानी, हमारे दर्शकों को सावरकर के बारे में, पहले हिस्से के बारे में उनकी जानकारी देने के लिए। अब मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आने वाले एपिसोड में हम काफी विस्तार से जा रहे हैं, सावरकर के बारे में तमाम जानकारियां आपको देना चाहते हैं। अब जब वो अंडमान निकोबार चले गए तो जेल में उनके साथ क्या हुआ और कैसे उन्होंने एक के बाद एक मर्सी पिटीशन लिखी, उनमें क्या लिखा, जो जितने भी उन्होंने माफीनामे लिखे हैं उनके पर विस्तार से चर्चा करेंगे अगले आने वाली कड़ियों में। तो हमारे साथ बने रहिएगा। और मैं ये भी आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर इन एपिसोड्स में आपको लगता है कि कोई जानकारी का अभाव है या कोई आपको लगता है कि नहीं इस बारे में मैंने ये पढ़ा था या ये जाना था, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में दर्ज करें ताकि हम उनके बारे में भी स्पष्टीकरण दे सकें, आपको सही जानकारियां दे सकें और कहीं अगर हम चूक कर रहे हैं तो हम उसको दुरुस्त भी कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर पुनियानी, आज की इस कड़ी में हिस्सा लेने के लिए। धन्यवाद आपका। नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।